हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट कॉमर्स 2019 के पेपर का मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। The average age of 3 boys is 16 years and the ratio of their age is 4:5:7. Find out the age of smallest boy. देखिए, आपको एवरेज एज दी हुई है। एवरेज निकालते कैसे? एवरेज इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि अगर टोटल निकालना है तो टोटल क्या होगा? एवरेज इंटू एन। तो 3 बॉयज का यहाँ पे आपको गिवन है 16, यानी कि टोटल क्या हो गया? टोटल आपका हो गया 16 इंटू 3, यानी कि कितना हो गया? 48। अब आपसे पूछा टोटल, आपके पास 48 आ गया। रेशो का टोटल कितना है? 5 + 4 9 और 7 16। 48 टोटल की वैल्यू है, रेशो में टोटल की वैल्यू क्या है? 16, यानी कि 48 किसकी वैल्यू है? 16 की। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट बॉय, सबसे छोटा कौन है? 4 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आंसर क्या आ गया? 12 इयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ध्यान रखना, 60% पास दिया हुआ इंग्लिश का, 70% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। अब वो कितने हैं? 2500 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। 2500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप देख रहे हो आपके पास 2 पास का है, 1 फेल का डेटा है और एक क्या है? दोनों सब्जेक्ट में पास का डेटा है। सी, फेल दोनों सब्जेक्ट में 20% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए? अगर हम पास की बात करें तो पास कितने हुए टोटल? पास कैंडिडेट हो गए 100 - 20, यानी कि 80%। अपना वही फॉर्मूला जो हम लगाते थे, जो टोटल है पास का टोटल क्या होगा? मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास हुए बंदे स्टूडेंट्स, मैथ्स में पास हुए स्टूडेंट्स माइनस कॉमन यानी कि जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, पास इन बोथ सब्जेक्ट, क्योंकि आपको बोथ सब्जेक्ट का दिया हुआ है। उसको बोलते हैं हम, सपोज हम यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स यूज कर रहे हैं तो इसको बोल देंगे इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स। जो आपका सेट्स का फॉर्मूला है क्या होता था? NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA माइनस B, सॉरी NA इंटरसेक्शन B। तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मूला आपके दिमाग में, आपको पता है यहाँ टोटल होना है। ये दोनों चीजें पास की हैं, दो डेटा को पास में कन्वर्ट कर लीजिए। 20% बोथ में फेल है, पास कितने हैं? 80। टोटल आ गया 80, 60 इंग्लिश में, 70 मैथ्स में। कॉमन हमें नहीं पता, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ये माइनस है, कॉमन वाला इधर क्या हो जाएगा? प्लस। सपोज कॉमन क्या है? एक्स है। 60 + 70 कितना हो गया? 130 माइनस 80, यानी कि कितना आ गया? 50। दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितने हैं? 50। और नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू 2500, यानी कि जो 50% है उसकी वैल्यू है 2500। और आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? 100। 50% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 2500। 50% की वैल्यू 2500 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो ये क्या आ गया आपका? 5000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, A is elder to B. See, A is elder to B, and C and D are elder to E. E lies
बिटवीन ए एंड सी, ई जो है ए और सी के बीच में है, एंड सी इज एल्डर टू बी, जो सी है वो बी से बड़ा है। क्लियर है? ई ए और सी के बीच में है और जो सी है वो बी से क्या है, बड़ा है। सी इज एल्डर टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। देखिए यहाँ पे आप देखोगे सी और डी ई से बड़ा है और ए और सी इसके बीच में है, तो ऑब्वियसली सी और डी कहाँ जाएंगे, टॉप पर। उसके बीच में क्या आ जाएगा, ई, फिर आ जाएगा ए और उसके नीचे क्या है, बी। सी बी से बड़ा है, इसमें सेटिस्फाई हो रही है ये सिचुएशन भी। अब पहली स्टेटमेंट है ए इज एल्डर टू सी, ए सी से बड़ा है, रॉन्ग। सी इज एल्डर टू डी, सी और डी के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है। डी इज एल्डर टू सी, नहीं पता चल रहा है ये भी गिवन इंफॉर्मेशन से। ई इज एल्डर टू बी, ई इज एल्डर टू बी, यही आपकी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बॉटम सरफेस ऑफ अ क्यूब इज एम्प्टी, एक्स इज मार्क बिटवीन। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये रिजेक्टेड क्वेश्चन है, एक गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं बन रही थी, तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 65। 65 में भी गड़बड़ थी, इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट क्या थी, करेक्ट थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब सबको मार्क्स मिल गए थे इसके। अगर आप इसकी सिचुएशन को बनाओगे तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी। डी इज द मदर ऑफ सी, डी इज द मदर ऑफ सी। E is the father of A, E is the father of A. Then which statement is false? देखिए तीनों ब्रदर सिस्टर है, जो भी है, ये इसकी मदर है तो ऑब्वियसली इन तीनों की मदर हो गई, ये इसके फादर है तो ऑब्वियसली तीनों के फादर हो गए। B is son of E, B E का सन है, ट्रू। E is father of B, E B के फादर है, ट्रू। E is husband of D, ई डी के हस्बैंड है, क्योंकि ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हो गए। ए इज सन ऑफ डी, ए जो है डी का सन है, ट्रू। इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू थी और क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉल्स, तो ऑल स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 66। इन विच अल्फाबेट हाउ मेनी लेटर आर अनचेंज्ड इन मिरर इमेज। कौन से ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज में अनचेंज रहते हैं, यानी कि चेंज नहीं होते। ऐसे 11 लेटर हैं। कौन कौन से ऐसे 11 लेटर हैं? ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 11 लेटर हैं जो मिरर इमेज में ये लेटर चेंज नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी हमने किया है, यानी कि 19 वाला सेम क्वेश्चन 2020 में ये रिपीट हुआ था। रॉन्ग वैल्यू निकालनी है, नंबर से ही पता चल रही थी। 1 और 4 5, 4 9, 4 13, 4 17, यानी कि रॉन्ग आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ये 2020 के पेपर में ने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे भी कोई सेटिंग नहीं हो रही, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ओड वन आउट फाइंड आउट किया जा सके, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए 68 क्वेश्चन के भी सबको मार्क्स मिल गए थे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। राइट द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर ऑफ गिवन इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से आपको बताना है, तो आप देख रहे हो CRI, CRI, CRI कॉमन है, उसके बाद देखो इन दोनों में T है, इन दोनों में S है, यानी कि दोनों में से कोई आएगा पहले। SI और SP, पहले क्या आएगा, SI, यानी कि थर्ड आना चाहिए पहले फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे फोर्थ, फिर TI और TE, TI और TE ये आएगा थर्ड नंबर, और ये क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर। अब आपने गिवन ऑप्शन में देख लीजिए किसमें ये फॉलो हो रहा है, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इफ English alphabets
are written in the opposite order, then which is the 8th letter of the 19th letter from the left? लेफ्ट साइड से आपको बताना है, यानी कि ये कह रहा है ए बी सी से ना शुरू करके क्या करना है, जेड वाई एक्स उल्टा शुरू करना है, और 19 लेफ्ट से 19 लेटर से 8th लेटर बताना है। 19 लेटर के लेफ्ट से 8 लेटर, इंग्लिश में थोड़ा सा क्लियर ना हो तो हिंदी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो बाईं ओर से 19वें अक्षर से बाईं ओर 8वां, बाईं बाईं, ठीक है ना, तो यानी कि 19वां पहले लेफ्ट से, फिर उसी के लेफ्ट से क्या चलना है, 8th। क्लियर। अब देखिए लर्न करने का अल्फाबेट तरीका क्या था, लर्न इस तरह से हम लोग करते थे, EJOTY, ये होता था 5, ये होता था 10, 15, 20, 25, सीधी बात करें तो, यानी 5वां लेटर E, 10वां लेटर J, 15वां लेटर O, 20वां लेटर T और 25वां लेटर Y, अगर सीधा सीधा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, उल्टा किया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, 19वां लेटर लेफ्ट से, फिर उसके लेफ्ट से 8वां, यानी कि कौन सा लेटर देखना है, लेफ्ट से 11वां लेटर, लेफ्ट से कौन सा लेटर देखना है, 11th लेटर। अब इसको उल्टा करेंगे, अगर जेड से 1 2 3 शुरू हुआ है तो जेड 1 हो गया, ये क्या हो गया, वाई क्या हो गया 2, 5 + 2 टी क्या हो गया 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22। आई एम रिपीटिंग, जेड फर्स्ट हो गया तो वाई क्या हो गया सेकेंड। अब ये 5 5 के डिफरेंस पे थे, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22। हमें कौन सा लेटर देखना है, 11th लेटर। अब यहाँ से देख लीजिए हम उल्टा चल रहे, 11th लेटर क्या होगा, इससे पहला वाला OP, यानी कि क्या हो जाएगा 11th लेटर P, क्योंकि उल्टा चलेगा, OP है, तो अगर हमें उल्टा देखना है तो O के बाद P है, यानी कि 11th लेटर क्या है, P। क्लियर। डाउट है तो फिर से बता देती हूँ, सीधा देखने के लिए हम इस तरह से ये चीजें मेमोराइज करते हैं, जहाँ पे लेटर की बात आती है, पूरा ABCD करेंगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब ये उल्टा कर रहे हैं तो Z1 हो गया, Y2 हो गया, ये 5 5 के डिफरेंस में है, 5 7 12 17 22। हमने देखा 19 से 8th, वो भी लेफ्ट साइड, यानी कि 11th टर्म, हमें 11th लेटर देखना है। हमने देखा जो 12 लेटर है वो O आ रहा है, तो 11th क्या होगा, आगे बढ़ते हुए जाना, क्योंकि रेसिप्रोकल है भाई, 12 के बाद 13 है तो उसका बैक आएगा, क्योंकि उल्टा लिखे गए हैं अल्फाबेट को। अगर आपको माइनस करना ही नहीं, 12 से 11 देखना है तो इससे नेक्स्ट काउंटिंग करेंगे, O के बाद क्या आएगा P। समझ आ गई क्या, क्यों देखना उल्टा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में लिखने। तो आंसर क्या हो गया 70 का, ऑप्शन नंबर 2 P। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। In the word property, how many such pair of letter exist which has the same number of letter between them, here as what they have between them in their order in the English alphabet? ऐसे कौन सा पेयर है लेटर्स का जिसमें जितने इंग्लिश अल्फाबेट में है उतने ही आपके इसमें है। जैसे सपोज लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिख दिया T और यहाँ पे लिखा है C, तो A के बाद B C, यानी कि एक लेटर बीच में आता, और ये सेम पैटर्न है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसे कितने लेटर है इस वर्ड प्रॉपर्टी में जिसमें कि एक और दूसरे लेटर में उतने ही वर्ड हैं उसके बीच में जितने की अगर हम इनको इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते उतने होते। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे ओपी कॉन्टिन्यू आते हैं अल्फाबेट में, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यू लिखे हुए, फिर PQR एक ही लेटर है बीच में, ई है, लेकिन अगर इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते तो उसमें भी PQR एक ही लेटर आता, यहाँ पे भी एक ही लेटर है, तो ये हो गया PER वाला पेयर। और एक और इसमें और देख लीजिए, और कोई हो रहा हो तो OP हो गया, और यहाँ से देखिए एक बार फिर से OPQR, O से लेके अगर R तक का भी देखोगे तो यहाँ पे भी उतने ही लेटर है, OPQR, ई की जगह एक लेटर मैं क्यू एज्यूम कर रही हूँ, मतलब हमें ये नहीं देखना कि क्यू आ रहा है, हमें देखना उतने ही लेटर आ रहे हैं, और आर के बीच में 2 लेटर है, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी ओ और आर के बीच में 2 ही लेटर होते हैं, तो ये ओ और पी का एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्लियर। एक ओपी का बना, एक आपका पीआर का बना, एक ओपी का बना, और देख लीजिए PQRSTUV नहीं है,
अपोजिट में भी देख सकते हैं, नहीं बन रहे, यानी कि कितने बन रहे हैं आपके 71 में, आपके बन रहे हैं 3 पेयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सी, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन द मॉर्निंग। कब खड़े हैं? मॉर्निंग में। इफ ए शेडो इज लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ ए, अगर ए की शेडो ए के लेफ्ट साइड में है, देन इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, तो बी ने किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। सी, मैंने पेपर बनाया, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखिए सनराइज होता है ईस्ट से, और सुबह सुबह शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में, इधर शेडो बनेगी। अब इसकी शेडो लेफ्ट में बन रही है, तो इधर किसका ये जो ए है, ए की शेडो उसके लेफ्ट में बन रही है, यानी कि किधर को मुंह करके खड़ा है? वो जो ए है वो इधर फेस करके खड़ा है, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, शेडो उसके लेफ्ट में बन रही है। ये देखिए, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, शेडो लेफ्ट में बन रही है, यानी कि शेडो कहाँ बननी चाहिए? वेस्ट में। तो ये लेफ्ट उसका वेस्ट साइड आपने करना होगा। आपसे पूछा है कि भाई बी ने किधर फेस किया हुआ है, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े, अगर ए का फेस इधर है तो बी का फेस कहाँ होगा? इस साइड, यानी कि इस साइड, साउथ साइड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये जरूर ध्यान रखना मॉर्निंग और इवनिंग का। शेडो उसने कहा उसके लेफ्ट में है, यानी कि शेडो मॉर्निंग में वेस्ट में बननी है, तो जो भी उसका लेफ्ट आप करोगे ए का, वो कहाँ होना चाहिए? वेस्ट में। तो ए का लेफ्ट वेस्ट में तभी आएगा जब हम उसका फेस कहाँ करेंगे? नॉर्थ साइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 73। Question number 73. A business gives 50% discount on the least price of his item. How much price he should mark on his item to be cost price to get 19% profit? देखिए, एक बंदा अपने मार्क प्राइस को कितना इंक्रीज करे कि 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या हो जाए? 19% प्रॉफिट हो जाए। यानी कि इंक्रीमेंट करने पे और डिस्काउंट देने के बाद ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाना चाहिए? 19%। यहाँ पे मैंने ओवरऑल गेन और प्रॉफिट का, अगर मेरा आप लेक्चर देखोगे जो टीचिंग वाली आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ओवरऑल गेन एंड लॉस क्या होता है? ओवरऑल गेन एंड लॉस होता है रेट 1 प्लस रेट 2। अगर नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज हो रहा है किसी चीज से, तो उसे माइनस में लिखना, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में। रेट 1 प्लस रेट 2 इंटू रेट 2 डिवाइडेड बाय 100। ये फंडा इस तरह की सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है? 19%। रेट 1 का मतलब ये है कि उसके मार्क प्राइस को इंक्रीज किया गया, वो हमें नहीं पता कितना इंक्रीज किया गया। रेट 2 का मतलब है डिस्काउंट, डिस्काउंट से माइनस होता है तो इसे -15 लिखेंगे। रेट 1 हमें नहीं पता, रेट 2 -15 डिवाइडेड बाय 100। सोल्व कर देते हैं इसको एलसीएम लेके। ये डायरेक्टली सोल्व कर दीजिए, चाहे तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, बाकी आपको स्किप करना है ये वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली जंप करना है। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 100 R1 माइनस 1500 प्लस माइनस माइनस 15 R1। ये 100 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 1900 माइनस 1500 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1500। क्लियर है इतना? देन यहाँ पे 100 रेट 1 माइनस 15 रेट 1 क्या हो जाएगा? 85 R1। ये हो गया 3400। 15 था ये, 85 मल्टीप्लाई करा, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, यानी कि रेट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको कट कर दीजिए, ये किस पे आपका जाएगा वो देख लीजिए। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, ये आ गया 40। यानी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करेंगे मार्क प्राइस को? 40%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या फॉर्मूला है? ओवरऑल गेन और लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होगा? जब आंसर नेगेटिव आता है, इज इक्वल टू रेट 1 यानी इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, प्लस रेट 2 इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज किया है तो प्लस, और जिस चीज से वैल्यू डाउन होती है या डिक्रीज होती है उसे किस में लिखना है? माइनस, प्लस रेट 1 इंटू रेट 2 अपॉन 100। ठीक, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। दोस्तों, सेशन आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए,
आपका लाइक मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। अदरवाइज हमें लगता है कि शायद हमने कुछ अच्छा नहीं बताया, आपके लिए यूजफुल नहीं हो, तो कई बार हम लोग उतना एफर्ट्स नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं वर्क को, तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2020 यानी कि ये 19 का क्वेश्चन एज इट इज 2020 में रिपीट हुआ है। उस लेक्चर में मैंने आपको ये कराया हुआ है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 वाले पेपर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैथ्स का पोर्शन आप देखोगे 2020 वाले लेक्चर में दोनों क्वेश्चन ही आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें सिर्फ इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब ये आप कितना इसको शॉर्टकट में कर पाते हो उसके ऊपर आप एफिशिएंसी डिपेंड करिए। 5 2 जा 10 एलसीएम आ गया आपका। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, माइनस 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस 11 5 जा 55। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाइए और एलसीएम ले लीजिए। 3 एलसीएम 2x प्लस 8 माइनस 5 3 जा 15, 4x माइनस 15x माइनस का 11x, 5 में से 4 लेस किया 1, 5 में से 1 लेस किया 4, डिवाइडेड बाय 10 है। इधर क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। ये इधर डिवाइड करा, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। 2x 15 में से 8 लेस किया 7, माइनस 11x और ये 10 2 जा 20, ये आ गया माइनस 41, सॉरी 3 से करेंगे, 3 3 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3, सीधा ही कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो गया 20x माइनस 70, एक्स एक्स एक साइड कर देंगे, 123 प्लस 70 इज इक्वल टू 20x प्लस 33x। ये आ गया आपका 30 और 20 माइनस 53, और ये भी आ गया 53x। कट किया, आंसर आ गया x का -1। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जितने स्टेप स्किप कर सकते हो उतना अच्छा है, जिससे कि आपका टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। Question number 77. The curved surface area of cylinder is 264. Its volume is 924. Then what is the ratio between diameter and height? Curved surface area of cylinder क्या होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 264, वॉल्यूम दिया हुआ है 924। देखिए अगर इन्हें फ्रैक्शन में आप कर दोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सी एस से आप करोगे तो आप देखोगे कि 2 पाई आर पाई स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है ये कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बचा आर अपॉन 2। और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है 924 और ये क्या है 264। कट कर दीजिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। पहले इसको कट कर लेते हैं, जितने से कट हो रहा हो 4 से कर देते हैं पहले। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, उसके बाद 11 से जा रही है, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि रेडियस क्या आ गई 2। क्लियर है, रेडियस 2 आ गई, किसी में भी पुट करके आंसर निकाल दीजिए। देखिए 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264। यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 से कट किया, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये मल्टीप्लाई करा, उधर जगह डिवाइड करेगा, कितने पे जा रही देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 30, यानी कि रेडियस आ गई 7। तो डायमीटर क्या होता है डबल, डायमीटर हो गया 14 और हाइट क्या आ गई 6। हमें निकालना है डायमीटर रेशो हाइट,
यानी कि 14:6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ये आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप लिखे हैं, अदरवाइज इन सबको क्या करना है, एग्जाम में इग्नोर करना है। सीधा डायरेक्ट आर की वैल्यू निकालिए और फटाफट रेशो निकाल लीजिए। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। What principal on compound interest has their amount 650 in 1 year? कौन सा प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 ईयर में 650 और 2 ईयर में 676 हो जाएगा? अब देखिए 2 सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 26। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के ही हो जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुक्के से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कि इजिली काम आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिफरेंस जो है 26 से कम होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दूसरा ऑप्शन, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें इसमें भी डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे भी 50 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 25 का हो रहा है, तो 8 में भी पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा? 4। अदरवाइज अगर ऑप्शन ऐसे होते जिसमें दो ऐसे ऑप्शन होते जिनमें लेस देन 25 होता, तो फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करते। देखिए ये सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और 1 साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फंडा भी इसमें लगा सकते हैं कि कोई अमाउंट जो थी 650 थी प्रिंसिपल, और यहाँ पे डिफरेंस है 26, प्रिंसिपल है 650, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसके लिए पूरी कहानी करनी पड़ेगी। 5 2 जा 10, यहाँ से किया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4। आर क्या आ गया? 4%। ठीक है, यानी कि 4% वैल्यू है। रेट आपको पता चल गई, फिर कैलकुलेशन करके हमें सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको बता रही हूँ कि दो ऑप्शन अगर ऐसे होते जिनमें डिफरेंस मोर देन 26 लेस देन 26 होता, तो हम फिर दोनों ऑप्शन को चेक करते कि कौन सा आंसर हो सकता है। रेट क्या आ गई? 4%। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि भाई 26 डिफरेंस है और इससे पीछे क्या होगा कि 4% रेट से इतनी अमाउंट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अमाउंट की, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपको पता है 650 है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्लस हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, ये आ गया आपका 25, 20 P अपॉन 25, यानी कि आ गया 26 अपॉन 25, P इज इक्वल टू 650। फिर वही पूरा, सॉरी P ऊपर है, फिर आपको P निकालना होगा 650 इंटू 25 अपॉन 26। ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, जो 26 मल्टीप्लाई करा तो क्या करेगा? डिवाइड। 13 2 जा 26, 13 5 जा, ठीक है, एंड देन 2 से किया 25, 25 को 25 से किया, आंसर आया 625। लेकिन एग्जाम में हमें स्मार्ट बनना है, पूरी कहानी हमें वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दिखाने की जरूरत नहीं है। बता रही हूँ आपको कि अगर ऐसे ऑप्शन दो होते, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और सेकेंड ईयर का डिफरेंस 26 है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का डिफरेंस क्या है? लेस देन 26 होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिफरेंस लेस देन 26 है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, वही आंसर हो गया। लेकिन अगर दो ऐसे ऑप्शन होते जिनका डिफरेंस मोर देन लेस देन 26 होता, तो उन दोनों ऑप्शनों को हमें फिर चेक करना पड़ता है, या तो दोनों को हिट एंड ट्राई से चेक करो या फिर पूरा कैलकुलेशन करके। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। See, question number 79. A principal lends on simple interest for 2 years. If rate of interest more than 1%, the simple interest increase by ₹240. Find the principal. अगर इंटरेस्ट की रेट को 1% बढ़ा दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 240 से बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। सपोज मैं नए वाले को 2 और पुराने वाले सिंपल इंटरेस्ट को 1 कहूँ, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल सेम होगा दोनों में,
टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। आर का डिफरेंस है यानी कि R2 माइनस R1, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, सिर्फ रेट डिफरेंस है, 1% का चेंज आया है। और डिफरेंस आपको क्या गिवन है, 240। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है, कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, 2 ईयर की। दोनों रेट में डिफरेंस कितना है, 1% का, डिवाइडेड बाय 100। 2 से इसको कट कर दिया 50, ये इधर डिवाइड करा तो जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 0 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि 12,000 क्या आ जाएगा आंसर। 79 का हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, at the speed of 60 kilometer per hour 125 meter long train cross a bridge in 30 second. What is the length of bridge? देखिए ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितनी लेंथ कवर की, लेंथ कवर की ट्रेन ने खुद का डिस्टेंस यानी कि खुद की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। टोटल लेंथ कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ। ट्रेन की लेंथ मीटर में गिवन है, ब्रिज की नहीं है, सपोज x अज्यूम कर लिया आपने। टोटल टाइम इस को क्रॉस करने में लगा 30 सेकेंड, आपको बताना है ब्रिज की लेंथ। अब ये देखिए किलोमीटर में स्पीड दी हुई है और हमें क्या चाहिए, मीटर में, तो इसको चेंज कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में करेंगे 1000 और किलोमीटर आवर से सेकेंड में करते हैं 3600, तो उसका शॉर्टकट हम लोग क्या लर्न करके रखते हैं, 5/18। इसको कर दीजिए 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, यानी कि आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है 30, या फिर डिस्टेंस का भी लगा सकते हो, सीधा का सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की खुद की स्पीड जो कि कितनी है 125, ट्रेन की स्पीड है 125, ब्रिज की हमने अज्यूम की x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी है 50/3 और टाइम कितना लिया 30 सेकेंड। ठीक है, 3 से कट किया, ये आ गया 10 यानी कि 500। 125 उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ गया ये 375। 375 यानी कि 375 का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के। आपने देखा कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि 2019 के इस पेपर के 2020 में एज इट इज रिपीट हुए हैं। मैंने लेटेस्ट से बैक जा रही हूँ क्योंकि कोशिश ये करूंगी जितना हो सके लेटेस्ट पैटर्न वाले सारे पेपर डिस्कस हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।